हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत पत्र प्रारूप नाम का जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ कि कार्यालय पत्राचार को सरकारी पत्राचार या शासकीय पत्राचार भी कहा जाता है। ये पत्र सामान्यतः एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को शासकीय कामकाज के सिलसिले में लिखे जाते हैं, यानी एक कार्यालय जो है वो दूसरे कार्यालय को पत्र लिखता है। कार्यालय पत्राचार के निम्न प्रमुख लक्षण निर्धारित किए जा सकते हैं, यानी इन लक्षणों के आधार पर ही यह पत्राचार होता है। सबसे पहला है, ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं। दूसरा, इन पत्रों की विषय वस्तु सरकारी कामकाज से संबंधित होती है। तीसरा, सरकारी पत्रों का प्राप्तकर्ता कोई शासकीय कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्था या जनता का कोई व्यक्ति होता है। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी इस प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं। इस पत्र प्रारूप के अंतर्गत आपके 5 प्रकार के टॉपिक है, जिसमें पहला है अर्धशासकीय पत्र। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं किसी समस्या पर राय जानने के क्रम में कोई पत्र प्रेषित करता है अथवा कोई बात पूछता है या किसी बात पर ध्यानाकर्षण करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि एक सरकारी व्यक्ति दूसरे को लिखता है, लेकिन उसमें औपचारिकता नहीं होती है। वो अपने व्यक्तिगत पत्र जिस प्रकार लिखा जाता है उस तरीके से लिखता है। इसको लिखते समय ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहली है, ये पत्र अनौपचारिक होते हैं। दूसरी है, ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम से प्रेषित न करके व्यक्तिगत नाम से प्रेषित किए जाते हैं। फिर तीसरा है, इसमें संबोधन कैसे किया जाता है। प्रिय श्री या आदरणीय श्री या आदरणीय श्रीमती का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। महोदय या महोदया का प्रयोग इसमें नहीं होता। समान आयु, वर्ग एवं समान पद के अधिकारी एक दूसरे के लिए प्रिय श्री का प्रयोग करते हैं तथा वयोवृद्ध एवं उच्च पदाधिकारियों के लिए आदरणीय श्री का प्रयोग किया जाता है। फिर है, पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। फिर है, इस पत्र में लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। यह पत्र उत्तम शैली में लिखा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। पत्र के अंत में स्वनिर्देश के स्थान पर हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा नीचे प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद नाम का उल्लेख नहीं किया जाता। अर्धशासकीय पत्रों की भाषा मैत्रीपूर्ण, संयत, सहज होती है। मतलब जब हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रख के ही हम अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। फिर मैंने इसमें अपने नोट्स में अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप बनाया है, जिसको सही तरीके से और सहज तरीके से याद करने पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अर्धशासकीय पत्र लिख सकते हैं। इसमें पहले लिखा है कि आप ऊपर ही ऊपर प्रेषक का नाम और उसके नीचे प्रेषक के पद का नाम लिखेंगे। ठीक उसी के सामने कार्यालय का नाम व पता, उसके नीचे दिनांक और फिर अर्धशासकीय पत्र का क्या क्रमांक है वो लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आपके आता है, जो कि दोनों के नीचे वाली लाइन में लिखा जाएगा, प्रेषित यानी पाने वाले के लिए सम्मानजनक शब्द प्रिय श्री, सुश्री, आदरणीय श्री, आदरणीय आदि लिखेंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाली पंक्ति में पत्र के मुद्दे की सामग्री का प्रारंभ एवं विस्तार करेंगे, जो कि आपके 6-7 पंक्तियों में होनी चाहिए।
फिर है 5वां समापन वाक्य, जो कि व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त होना चाहिए। 6ठे नंबर पर हम लिखेंगे हाथ से लिखा गया आदर सूचक शब्द, जैसे सादर या सप्रेम, मंगल कामनाएं आदि। फिर आप उसके आगे नीचे लिखेंगे शुभेच्छु, भवदिया, प्रेषक के हस्ताक्षर और कोष्टक में लिखेंगे प्रेषक का नाम, और नीचे ही नीचे अंतिम लिखेंगे प्रेषित का नाम, उसका पद एवं पता। फिर हम आगे चलते हैं कार्यालय ज्ञापन की तरफ, जो कि आपके पत्र प्रारूप का दूसरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि कार्यालय ज्ञापन क्या है, इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रारूप कैसा है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग न करके कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इस तरह कार्यालय ज्ञापन अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार का एक प्रमुख रूप है। फिर है कार्यालय ज्ञापन करते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, उसमें पहली है कार्यालय ज्ञापन में संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता, यानी इसमें हम संबोधन नहीं करते हैं। दूसरी है जिसे ज्ञापन भेजा जा रहा है उसका नाम, पदनाम तथा पता कार्यालय ज्ञापन के लिए बाईं ओर लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे है विषय वस्तु के बाद भेजने वाले के हस्ताक्षर एवं पदनाम लिखा जाता है। चौथा है प्रतिलिपियां जिन्हें प्रेषित की गई हो उनके विवरण का भी उल्लेख किया जाता है। पांचवा है जिस अधिकारी के आदेश से ये प्रतिलिपियां प्रेषित की गई है उसके निर्देश का भी उल्लेख किया जाता है। फिर इसके नीचे मैंने अपने नोट्स में उसी तरीके से कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप बनाया है कि आप इसको किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले पंक्ति में लिखेंगे कार्यालय या विभाग का नाम, बाईं तरफ लिखेंगे ज्ञापन संख्या, दाईं तरफ लिखेंगे ज्ञापन जारी करने का दिनांक, फिर नीचे वाली पंक्ति में उसका विषय, उसके नीचे वाली पंक्ति में हाशिए से थोड़ा सा आगे से शुरू करेंगे ज्ञापन द्वारा प्रसारित संदेश का विवरण, वहीं 6-7 लाइन में लिखना है। फिर है नीचे ज्ञापन जारी करने वाले अधिकारी के विज्ञप्ति। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपने किसी निर्णय, निश्चय, निर्देश, घोषणा, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। इन लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापित किया जाता है, इसलिए इसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति के मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं, यानी इन घटकों को ध्यान में रखकर ही विज्ञप्ति लिखी जाती है। सबसे पहले लिखेंगे कार्यालय का नाम व पते का उल्लेख कि कार्यालय का नाम क्या है और उसका पता क्या है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे पत्रावली क्रमांक व दिनांक अवश्य लिखेंगे। तीसरे पे शीर्षक तथा विज्ञप्ति संख्या का उल्लेख किया जाता है। चौथे पे है विज्ञप्ति की विषय वस्तु से संबंधित शीर्षक इसलिए दिया जाता है ताकि विज्ञप्ति संबंधित पाठकों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर सके। पांचवा है विज्ञप्ति की सामग्री का उल्लेख किया जाता है। छठा है विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम सबसे नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है। अब आपके सामने विज्ञप्ति प्रारूप को आप जब अच्छे से समझ लेंगे तो जब आप विज्ञप्ति लिखेंगे तो यह उसमें बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। सबसे ऊपर लिखेंगे विज्ञप्ति प्रारूप, फिर नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे कार्यालय का नाम, फिर बाईं तरफ लिखेंगे पत्रावली क्रमांक, दाईं तरफ लिखेंगे दिनांक और इसके बीचों बीच नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे विज्ञप्ति संख्या, फिर उसके नीचे लिखेंगे शीर्षक और फिर विज्ञप्ति की जो सामग्री है वो 6-7 पंक्तियों में लिखेंगे और अंतिम जो टॉपिक है उसमें लिखेंगे विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम। अब हम अपना चौथा टॉपिक पत्र प्रारूप के अंतर्गत पढ़ते हैं अधिसूचना कि अधिसूचना क्या है, इसको लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये किस प्रकार लिखी जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अधिसूचना सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है, यानी सरकार का जो गजट पेश होता है उसमें लिखी जाने वाली जो सूचना है वह अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचनाएं
किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है तथा आवश्यकता होने पर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसमें पहला प्रयोजन है नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों और शक्तियों के लागू होने या उनमें संशोधन की सूचना प्रकाशित करने हेतु। दूसरा है अधिकारियों के कार्यभार एवं अधिकारों की सूचना प्रकाशित करने हेतु। तीसरा है उच्चाधिकारियों जो राजपत्रित होते हैं की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति, अवकाश प्राप्ति आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करने हेतु। अब है इसकी आवश्यक बातें। आवश्यक बातों के अंतर्गत पहला टॉपिक है अधिसूचना में यह उल्लेख रहना आवश्यक है कि यह गजट के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होनी है। दूसरा है अधिसूचना पर संयुक्त सचिव या उससे बड़े सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि अधिसूचना प्रकाशित कराने का अधिकार केवल इस स्तर के अधिकारियों को ही प्राप्त होता है। फिर है इसमें संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता। अगला है अधिसूचना जिस कार्यालय से प्रकाशित करवानी है उसका नाम तथा पता आवश्यक है। 5वें नंबर पे है प्रतिलिपियां जिन्हें प्रेषित की जानी है उनके नाम पते नीचे बाईं ओर लिखे जाते हैं। अगली है इसमें अधिसूचनाएं केवल किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी की जाती है। फिर उसी में हम लिखेंगे अधिसूचना का जो पत्र प्रारूप है वह किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे भारत सरकार। इसके अंतर्गत मैंने उदाहरण लेने के लिए उद्योग मंत्रालय का नाम दिया है। दाईं तरफ लिखेंगे नई दिल्ली, दिनांक आप चाहे जो भी लगा सकते हैं जिस दिन आप लिखते हैं। फिर इसका लिखेंगे क्रम संख्या, उसके नीचे वाली पंक्ति में 6-7 पंक्तियों में उसकी सामग्री लिखेंगे। फिर नीचे वाली पंक्ति में लिखेंगे सचिव और अंतिम इसका टॉपिक जो होगा वो होगा प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है कि आप किस किस को ये अधिसूचना भेज रहे हैं। अब हमारे पत्र प्रारूप के अंतर्गत अंतिम टॉपिक है निविदा सूचना कि निविदा सूचना क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, किन बातों का ध्यान रखते हैं और इसका प्रारूप कैसा होता है। सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करने, नीलामी आदि के लिए इन कार्यों को कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। निविदा में शामिल होने वाले व्यक्ति का अनुज्ञाधारी यानी जिसके पास लाइसेंस हो वह होना आवश्यक है। पहला है इसमें ध्यान रखने योग्य बातों में कि किस प्रकार लिखी जाती है। जिस कार्यालय के द्वारा निविदा सूचना जारी की गई है उसका नाम व पता या स्थान, पत्र क्रमांक व दिनांक का उल्लेख। अगला है जारी की गई निविदा की संख्या। फिर है निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय। फिर है निविदा खोलने की दिनांक, समय व उसका स्थान। फिर है वांछित कार्य का स्पष्ट उल्लेख। फिर कार्य पूर्ण करने की अवधि कि कितने दिन में आप यह कार्य पूरा करोगे। फिर अनुमानित व्यय राशि का उल्लेख कि इसमें अनुमानित राशि क्या लगेगी। धरोहर राशि एवं उसे जमा कराने की प्रक्रिया का उल्लेख। फिर है निविदा प्रपत्र के मूल्य का उल्लेख यानी आपने वह फॉर्म कितने रुपए में लिया और भरा। फिर है निविदा जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम। अब है निविदा सूचना प्रारूप कि निविदा सूचना का प्रारूप कैसा होना चाहिए, आप उसको किस प्रकार लिखोगे। तो इसके बीचों बीच लिखोगे निविदा सूचना, एक तरफ कार्यालय,
वहीं दिनांक वगैरह उससे संबंधित 6-7 पंक्तियाँ। फिर नीचे लिखेंगे क्रम संख्या क्या है, दिनांक उसका क्या है, कार्यालय का नाम क्या है, भरने का दिनांक क्या है, खोलने का दिनांक क्या है, अग्रिम राशि क्या है और अनुमानित राशि क्या है, प्रपत्र शुल्क क्या है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे कॉलमबद्ध तरीके से और नीचे ही नीचे आप सचिव के हस्ताक्षर करेंगे या सचिव के हस्ताक्षर होंगे।